हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी डेरिवेशन के जो पार्ट्स पढ़ रहे हैं। हमारे केमिस्ट्री में टोटल 15 डेरिवेशन है, उसमें से हम 7 डेरिवेशन की बात कर चुके हैं। आज हमारा 8वां डेरिवेशन, आपका तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो एक नर्स्ट इक्वेशन है हम उसको भी डेरिवेशन ले रहे हैं। नर्स्ट इक्वेशन तो हालांकि एक लाइन की है, लेकिन अगर अपन उसको डेनियल सेल में डेराइव करके देखते हैं तो हम उसको डेरिवेशन मान के चल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है, और डायरेक्ट रिएक्शन या फिर इसका न्यूमेरिकल आपसे हर साल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है बेटा, पर नर्स्ट इक्वेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। नर्स्ट नाम के साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पर उन्होंने इस इक्वेशन को जनरेट किया था, दिया था, इसलिए उनके ऑनर में ये इक्वेशन का नाम कर दिया नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, बट ये ध्यान रखें कि इन्होंने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो सारे के सारे अलग अलग मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी, इलेक्ट्रोड विभव के जो मान निकाले थे, वो सारे के सारे मान उन्होंने उस पर्टिकुलर मेटल को कैथोड पे रख के निकाला था। फिर सवाल आता है एनोड पे किसको रखा होगा। हम इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ते हैं कि एनोड पर उन्होंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखा था, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसलिए रखा था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू सभी कंसंट्रेशन पर 0 फाइंड आउट हुई थी। तो 0 वैल्यू के कारण हमारा जो ई सेल की इक्वेशन होती है ER-EL, तो एनोड में से वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो कैथोड के इक्वल हो जाती है। जो भी सेल वैल्यू आती है वो कैथोड के इक्वल हो जाती है। ये बात ध्यान में रखते हुए यहां हम जब पढ़ेंगे, यहां हम डेनियल सेल का एग्जांपल भी लेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर जब नर्स्ट इक्वेशन में नर्स्ट ने जब उनके मेटल का, हम कॉपर जिंक का एग्जांपल लेंगे, तो कॉपर और जिंक को भी उन्होंने वहां पर कैथोड मान करके उसकी वैल्यू निकाली थी। फिर हम चाहे जिंक का एनोड बना दे, या सेल की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग एनोड या कैथोड हम चेंज कर सकते हैं, मेटल पे डिपेंड करता है। बट स्टार्टिंग में उन्होंने वैल्यू जो निकाली थी वो हमेशा कैथोड पे रख के निकाली थी, एनोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखा था। ये बात दिमाग में रखें और पढ़ें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, नर्स्ट ने अपनी कैलकुलेशन से एक इक्वेशन दी थी कि कोई भी मेटल जो होता है वो कैथोड पर रखा, तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो मेटल आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसका रिडक्शन होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो देखो, मेटल आयन जो था वो इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन ले देते हैं, गेन करेगा, और मेटल सॉलिड के अंदर वो कैथोड पे जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, है ना, वहां पर लिबरेट हो जाता है कैथोड पे। अब इस इक्वेशन को 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केपी कैसी, है ना। तो कंसंट्रेशन के लिए हम अगर बात करें, उसको कंसंट्रेशन के फॉर्मेट में अगर लिखने की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, है ना। इसी फॉर्मेट को उन्होंने आगे एक इक्वेशन बनाई कि ई सेल की जो वैल्यू, ई सेल का मतलब यहाँ पर सेल पोटेंशियल है ना, इसको सेल विभव बोलते हैं, और सेल विभव का मतलब ही इसको आप EMF ऑफ सेल भी बोल सकते हो, सेल का विद्युत वाहक बल, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, यहां पर भी वही चीज आती है। तो ई सेल, देखो मेटल आयन ये चेंज हो रहा है मेटल में, यानी कि ये रिएक्शन कहां बात कर रहा है, कैथोड की बात कर रहा है। ठीक है, और यही वापस ई नॉट सेल, पर्टिकुलर जिस सेल के बारे में बात करेगा, M आयन से M में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये भी कैथोड की बात कर रहा है। माइनस RT अपॉन NF, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज होता है। जैसे यहां पर हमने N इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब मान लो कॉपर या जिंक है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करेंगे, सिल्वर है तो 1 का ही चेंज करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होता है वो यहां पर आ जाएंगे F। और लॉग नेचुरल मेटल सॉलिड बाई मेटल एक्वस, यानी आयन, ये वाले इस इक्वेशन को ही वापस देखो, इसी रिएक्शन को यहाँ इक्वेशन में लाया, ये मेटल सॉलिड है और ये मेटल आयन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जानते हैं कि ये जो सॉलिड रॉड है, कोई भी पदार्थ जब सॉलिड हो जाता है, कोई कंपाउंड कैथोड पर जब वो लिबरेट हो गया तो वो एक यूनिट मान लिया जाता है, एक इकाई हो जाता है, और इकाई होते ही उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। तो इसी को वापस अपन लिख देते हैं, जब इस सॉलिड को 1 मान लेते हैं तो यहां पर हम 1 कर दे, तो बाकी इक्वेशन देखो सेम है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF लॉग नेचुरल 1 बाई मेटल आयन, है ना। ये लॉग नेचुरल की वैल्यू के अंदर है। अब यहाँ पर R क्या है, R जो होता है वो आपका गैस कांस्टेंट होता है, और उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। वैल्यू याद रखें, बहुत जगह पे न्यूमेरिकल में काम आएगी। F जो है वो है हमारे पास में फेराडे कांस्टेंट, और फेराडे कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू तो होती है 96487, बट हम राउंड फिगर में इसको 96500 कूलाम पर मोल में इसको कैलकुलेट करने के लिए काम में लेंगे। ठीक है, राउंड फिगर में ये लेंगे। और जो T है वो आपका टेम्परेचर, और N मैंने पहले ही बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस टाइप से ये जो इक्वेशन है, आप ध्यान रखिए, अगर आपसे ये इक्वेशन अगर आधे नंबर में पूछी जाए तब आपको सिर्फ ये एक ही इक्वेशन देनी है, ये ध्यान रखिए।
अब अगर इसी इक्वेशन को आगे किसी डेनियल सेल के एग्जाम्पल के साथ पूछ ले, तब आपको ध्यान रखना है कि उसको डिराइव करके बताना है। जब इस इक्वेशन को 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर तक अगर इस क्वेश्चन को ले जाए, तब अपने को आगे का पार्ट करना होता है। चलिए हम इसको एक डेनियल सेल के एग्जांपल के फॉर्मेट में देखें तो मान लेते हैं हम एक कॉपर और जिंक का सेल लेते हैं। कॉपर और जिंक का जब भी सेल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम किसकी है? जिंक की है, -0.76, और कॉपर की कितनी होती है? 0.34 प्लस में होती है। कॉपर की ज्यादा है, जिसकी ज्यादा होती है उसका कैथोड बनाया जाता है। इसलिए हम कॉपर और जिंक अगर इलेक्ट्रोड लेंगे तो कॉपर का कैथोड बनेगा और जिंक का एनोड बनेगा। तो अब अपन कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? इसी इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं। देखो यहां मैंने M लिखा था, वहां पर M की जगह पे ये मेटल आ जाएगा। तो देखो हम कैथोड पर कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर आयन से कॉपर, इनोड सेल कॉपर आयन से कॉपर, माइनस RT/2F। देखो N की जगह पे 2 आ गया। 2 क्यों आया? क्योंकि ये कॉपर प्लस 2, तो कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चेंजेस कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर 2F लॉग नेचुरल वापस 1 बाई कॉपर आयन। सेम इसी इक्वेशन में हमने जहां जहां मेटल यूज किया था वहां वहां कॉपर लिख करके इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ठीक इसी टाइप से एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड की रिएक्शन के लिए हम देखो कौन ले रहे हैं? जिंक ले रहे हैं। तो एनोड की जगह पे हम जिंक रख देते हैं। तो इसी इक्वेशन में जहां हमने कॉपर रखा था, कॉपर की जगह पे हम जिंक रख देंगे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? E। ये हम पर क्या हो गया? देखो जिंक आयन से जिंक। देखो ध्यान रखिए, एनोड पर रिएक्शन वैसे होनी चाहिए थी जिंक से जिंक आयन, लेकिन यहां क्यों लिखा है जिंक आयन से जिंक? इसलिए लिखा है कि नर्स ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैथोड मान के किया था। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी वो बात यहां आ रही है। अब हालांकि भले ही इस डेनियल सेल में हम जिंक को क्या बना रहे हैं? एनोड बना रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू किससे निकाली थी? उसने कैथोड मान के निकाली थी। तो जिंक आयन से जिंक इज इक्वल टू ई नॉट, जिंक का सेल है, माइनस RT/2F लॉग नेचुरल 1 जिंक आयन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 जो थी वो आपकी कैथोड की थी और इक्वेशन 2 है वो आपकी एनोड की रिएक्शन है। ठीक है, अब इनको देखो, हम अगर किसी भी सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहें, सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ सेल, तो उसका फॉर्मूला होता है E सेल इज इक्वल टू ER माइनस EL। मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए। देखो R मतलब राइट और L मतलब लेफ्ट। राइट के अंदर हमेशा कैथोड आता है, लेफ्ट में एनोड आता है। तो राइट की जगह हमने लिख दिया E कैथोड माइनस E एनोड। अब कैथोड पे कौन था? आपका कॉपर था, तो हमने यहाँ पर कॉपर लिख दिया। माइनस एनोड पे कौन था? जिंक था, तो हमने माइनस में E जिंक लिख दिया। तो देखो कैथोड माइनस E कॉपर आयन, माइनस कॉपर आयन से कॉपर, माइनस E जिंक आयन से जिंक। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आपको पता है ये कॉपर आयन वाली रिएक्शन ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में पड़ी है, और जिंक की जो रिएक्शन है वो आपकी इक्वेशन नंबर 3 में पड़ी है। तो 2 और 3 जो 1 और 2 में कॉपर का मान 1 में पड़ा है और जिंक का मान 2 में पड़ा है। तो इस टाइप से 1 और 2 का जो मान है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही अपन मान रखेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल कॉपर माइनस RT/2F लॉग नेचुरल कॉपर आयन, फिर माइनस। अब माइनस माइनस में ध्यान रखिए, यहां पर इस पूरे को अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस का सिंबल है, तो माइनस E जिंक आयन ये वाला। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, RT/2F लॉग नेचुरल जिंक आयन, है ना। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आप चाहो तो इसको, मेरे यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिया है स्टेप को। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस बाहर लेकर के आप ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को लिख सकते थे। तो ये वैल्यू प्लस की होती, ये माइनस की होती, और जैसे ही आप ब्रैकेट को वापस सॉल्व करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसके आगे की अगर अपन बात करें तो E सेल इज इक्वल टू, देखो ये कॉपर आयन माइनस जिंक आयन, ये जो वैल्यू है कॉपर आयन और ये जिंक आयन, ये कॉपर माइनस जिंक, कॉपर माइनस जिंक क्या हो गया बेटा? एक सेल हो गया। देखो यही वाली वापस आ गई ना ये लाइन, ये, और E सेल इसका मान क्या है? E सेल, तो यहां पर ये वापस आ गया E सेल इज इक्वल टू कॉपर आयन माइनस जिंक आयन माइनस। अब देखो इसमें से ये यहां पर RT/2F है और यहां पर भी RT/2F है। मैं RT/2F को कॉमन ले रहा हूं, RT/2F लॉग नेचुरल, ये इतना कॉमन आ जाता है। फिर देखो एक स्टेप मैंने यहां डायरेक्ट किया है। आपका स्टेप क्या बनना चाहिए था? आपका स्टेप ये बनता कि 1 अपॉन कॉपर आयन अपॉन 1 अपॉन जिंक आयन। ये तो 1 अपॉन कॉपर तो वैसे ही नीचे रहना है, और 1 अपॉन जिंक उसके नीचे है, तो जिंक ऊपर आ गया, तो जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब अपन इसको अगर सॉल्व करके लिखते हैं तो E कॉपर माइनस E जिंक, ये क्या बन गया? E नॉट सेल, ये यहां से सीधी सीधी रिएक्शन आ रही है,
और इनोड सेल माइनस RT/2F log नेचुरल जिंक आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन। तो ध्यान रखिए यहां पर एक लाइन स्पेशली नोट कर ले कि जिंक आयनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी, और कॉपर आयनों की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो घटेगी, डाउन होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि देखो जिंक आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है और कॉपर आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है। अब अगर अपन इसको सोल्व करना चाहें, सोल्व करने का मतलब ये हो गया, देखो ये जो आपका लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल को अपन नॉर्मल लॉग में लाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आर की वैल्यू ये पड़ी 8.314, फेराडे की वैल्यू ये पड़ी 96500, और टेम्परेचर अपन जनरली रूम टेम्परेचर मानते हैं 298 केल्विन, 298 केल्विन मान लिया। ये सारी वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं, यहां पर आर की वैल्यू ये रही 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, और फेराडे देखो 2 को नहीं लिखना है, हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या क्या थी हमारे पास, आर कांस्टेंट था, टी कांस्टेंट था और एफ कांस्टेंट था। ये वैल्यू रख करके अगर अपन कैलकुलेट कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.059/2। 2 तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन थे, है ना, और लॉग देखो नॉर्मल लॉग से अब वो नेचुरल लॉग से नॉर्मल लॉग में आ गया, LN नहीं रहा, लॉग हो गया। अब और फिर लॉग के साथ में जिंक आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन कॉपर आयन की कंसेंट्रेशन, इसको आप ब्लॉक में बंद करके सेव कर लीजिए क्योंकि यही आपकी मेन रिएक्शन होती है। इसी से फिर आगे हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में इक्विलिब्रियम कैसे इसमें आता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन डेनियल सेल के अंदर डेरिवेशन यही होता है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।